प्रिय प्रदेशवासियों, हमारा महान देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस ऐतिहासिक दिवस पर मैं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। इस शुभ अवसर पर हम उन सभी देशभक्तों को नमन करते हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए कड़ा संघर्ष किया और कुर्बानियां दी। प्रदेश के अनेक वीर सपूतों ने आजाद हिंद फौज में शामिल होकर आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे प्रदेश के लोगों ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमेशा सर्वोच्च बलिदान दिया है। कम आबादी के बावजूद हमारे प्रदेश के जवान भारी संख्या में सैन्य बलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हिमाचल के वीरों को 4 परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। देश का पहला परमवीर चक्र भी कांगड़ा जिला से संबंध रखने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। उनके अलावा कैप्टन विक्रम बत्रा, ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार और लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा को भी परमवीर चक्र से नवाजा गया था। हिमाचल के वीर सैनिकों पर हमें गर्व है कि उनका बलिदान अमर रहेगा और हमें प्रेरणा देता रहेगा। आज भी प्रदेश के हजारों युवा देश की सेना और अर्धसैनिक बलों में शामिल होकर देश सेवा कर रहे हैं। मैं उन सभी के प्रति अपनी और प्रदेश की जनता की ओर से सम्मान प्रकट करता हूं। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अपने सेवा में 3 वर्ष और 8 महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस अवधि में हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी वर्गों तथा सभी क्षेत्रों का अभूतपूर्व विकास किया है। सत्ता संभालते ही हमने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था। व्यवस्था परिवर्तन के परिणाम सामने आ रहे हैं। जब समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकार बिना मांगे सहायता पहुंचाए तो यही व्यवस्था परिवर्तन है। जिसकी समाज में कोई आवाज नहीं है उसकी आवाज बनकर सरकार उनके साथ खड़ी हो, यही व्यवस्था परिवर्तन है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने इस संकल्प को धरातल पर उतारा है। अनाथ बच्चों, विधवा बहनों और एकल महिलाएं, किसानों, बागवानों तथा युवाओं के लिए अनेक योजना तैयार कर उन्हें लागू किया गया है। इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है और उनकी जीवन बदल रहा है। हमारी सरकार ने वर्ष 2032 तक हिमाचल प्रदेश को सबसे अमीर राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। आर्थिक संकट की चुनौती को पार करते हुए हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले 3 साल 8 महीने और 4 दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं है जब मेरे मन में हिमाचल के हित सबसे ऊपर नहीं रहे हों। 10 साल से लटके किसाऊ डैम के निर्माण को लेकर हमारा फैसला स्पष्ट था कि हमारे प्रदेश से बहकर जाते हुए पानी का लाभ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को अवश्य मिले, पर उससे बिजली पैदा करने के लिए बनने वाले प्रोजेक्ट का खर्चा हिमाचल क्यों उठाए। पिछली सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का खर्चा उठाने की जो बात मानी थी वह हमें मंजूर नहीं थी। एक ऐतिहासिक उपलब्धि हमें इस 16 जून को मिली जब इस प्रोजेक्ट के पावर कंपोनेंट का पूरा खर्चा उठाने की हमारी बात पानी का लाभ प्राप्त करने वाले प्रदेश मान गए। इस परियोजना के बनने के बाद हर साल 100 करोड़ यूनिट बिजली पैदा होगी। आज के रेट के हिसाब से इससे लगभग 600 करोड़ रुपए की आय प्रत्येक वर्ष प्रदेशवासियों को होगी। किसाऊ के अलावा JSW से 18% की पावर रॉयल्टी के केस को भी सुप्रीम कोर्ट में हमने जीता, जिससे हर साल हमें 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय हो रही है। वाइल्ड फ्लावर हॉल का मालिकाना हक हमने लड़कर जीता,
इससे भी प्रदेश के खजाने में 401 करोड़ रुपया आया। आज हम बहुत ईमानदारी और मेहनत से भाखड़ा में अपने बकाये हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लगभग 7,000 करोड़ रुपए का है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस में भी हम जीत के करीब पहुंच चुके हैं। इसी प्रकार शानन, बैरासरूल, वाटर सेस, चंडीगढ़ पर अपने हिस्से को लेकर भी संघर्ष जारी है। मेरा विश्वास है इन सभी से हमारे प्रदेश के हितों की रक्षा होगी। एक बात मैं यहाँ और कह दूं कि इन सभी मुद्दों पर पिछली भाजपा सरकार ने उदासीनता दिखाई, लेकिन हमारी सरकार का संकल्प अटूट है कि हम कभी भी प्रदेश के हितों से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। यह व्यवस्था परिवर्तन का परिणाम ही है कि हमने प्रदेश के हितों की रक्षा की और पहली बार प्रदेश के हक की बात को जोर शोर से केंद्र सरकार और कोर्ट के सामने रखा। मेरा मानना है अगर हमें हमारे अधिकार मिले और हमारे राज्य द्वारा पूरे देश को दी जाने वाली इकोलॉजिकल सर्विसेज जैसे पानी, मिट्टी, साफ हवा और जलवायु संरक्षण का उचित मुआवजा मिले तो हमें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी सरकार ने इन सेवाओं का वैज्ञानिक तरीके से मूल्यांकन किया, जो करीब 90,000 करोड़ रुपया है। हम साल 2032 तक विकसित, संपन्न और आत्मनिर्भर हिमाचल के सपने को साकार कर सकते हैं। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सभी चोर दरवाजों को बंद करने का प्रयास किया है। हम हर उस चोर दरवाजे को बंद कर रहे हैं जहां से प्रदेश की संपदा को लूटा जाता रहा है। हमारी सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का एक भी मामला सामने नहीं आया है। हम साफ नियत और पूरे समर्पण के साथ प्रदेश के विकास और जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पिछली भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, जिनकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। हमारी सरकार का साफ संदेश है, कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिछली भाजपा सरकार ने बद्दी में कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर करीब 5,000 बीघा जमीन कौड़ियों के भाव में अपने मित्रों को बांट दी। इसी तरह हिमकेयर योजना में पुरुषों की बच्चादानी के ऑपरेशन जैसे ऐसे बिल बनाएंगे जो अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करते हैं। यह प्रदेश की जनता के पैसे का खुला दुरुपयोग है और इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। जब तक ऊपर से किसी का संरक्षण न हो तब तक भाजपा प्रदेश की संपदा की ऐसी लूट नामुमकिन है। इसलिए पिछली भाजपा सरकार को इन मामलों पर प्रदेश की जनता को जवाब देना चाहिए। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू की है। हमारा मानना है जो व्यक्ति ईमानदार है उसे किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि किसी ने प्रदेश की जनता का पैसा लूटकर संपत्ति बनाई है तो उस संपत्ति को जब्त कर गरीबों और जरूरतमंदों में बांटा जाएगा। हमारा मानना है कि प्रदेश के संसाधनों पर यहाँ के लोगों का हक है, जिन्हें किसी भी कीमत पर लूटने नहीं दिया जाएगा। हमने जब सत्ता संभाली थी, वित्त वर्ष 2022-23 में प्रदेश भर में 76,700 करोड़ रुपए का कर्ज था। इसके अलावा प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां भी पिछली भाजपा सरकार छोड़कर गई। या आप सभी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा वर्ष 2023 और 25 में देखी गई और हमने इसका सामना हिम्मत और संवेदनशीलता से किया। कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद आपदा प्रभावितों को देश का सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज दिया।
आपदा में पूरी तरह से टूट चुके मकानों के पुनर्निर्माण के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी जाती थी, को बढ़ाकर हमने अपने संसाधनों से 8,50,000 रुपया किया। इसी प्रकार आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान पर सहायता 12,500 रुपए से बढ़ाकर 1,05,000 रुपया की गई। मैंने और मेरे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने खुद मौके पर जाकर राहत और पुनर्वास कार्यों को देखा। प्राकृतिक आपदा के लिए दिया गया पैकेज ही असली व्यवस्था परिवर्तन है। हमारी सरकार ने प्रदेश में पहली बार एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रदेश के आर्थिक संसाधनों को बढ़ाया है और हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाया है। 16वें वित्त आयोग ने वर्ष 1952 से संविधान के आर्टिकल 275(1) के अंतर्गत प्रदेश को मिल रही 8 से 10,000 करोड़ रुपए की आरडीजी को बंद कर दिया है। केंद्र सरकार का इरादा था कि हमारा राज्य इस आर्थिक संकट से उभर नहीं सके, लेकिन मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है, प्रदेश इस वित्तीय संकट से बाहर आ चुका है। हमारे प्रयासों से आज प्रदेश आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहा है। यह बहुत खेद की बात है कि केंद्र सरकार के नेता बार बार यह टिप्पणी करते हैं कि हमारी सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों का वेतन और पेंशन नहीं दे पा रही है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि वित्तीय अनुशासन लाने के लिए ऐसा सिर्फ एक बार 6 दिन के लिए किया गया था। हिमाचल प्रदेश अब अपने पांव पर खड़ा हो चुका है। मैं उन्हें यह भी बताना चाहता हूं कि 65 से 70 साल के पेंशनरों का पूरा एरियर हमने दे दिया है और धीरे धीरे बाकी बकाया भी दे दिया जाएगा। यह पहली बार है कि हमारी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का दृष्टिकोण अपनाया है। पहली बार अच्छी शिक्षा के लिए घर के नजदीक सीबीएसई स्कूल शुरू करने की पहल की गई है। प्रदेश के 156 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न लागू किया गया है, जिससे सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है। अब तक 24,000 से अधिक बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सीबीएसई स्कूलों में दाखिला लिया है। मेरे दृढ़ विश्वास है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। हमारी सरकार गांव में रहने वाले किसानों और भाइयों और बहनों के विकास व उनकी आय में बढ़ोतरी को लेकर कृत संकल्प है। मेरा मानना है कि हम यह व्यवस्था करनी होगी कि गांव में रहकर एक परिवार 20 से 25,000 रुपया कमा पाए। इसके लिए हमने व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से गांव में खेती, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन और स्वरोजगार के क्षेत्र में अनेक नए कदम उठाए हैं। प्रदेश में पहली बार प्राकृतिक खेती की उपज पर एमएसपी देने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई सरकार कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 150 रुपए प्रति किलो दे सकती है? क्या किसी सरकार ने प्राकृतिक खेती से उगे गेहूं पर 80 रुपया और मक्की पर 50 रुपया प्रति किलो का समर्थन मूल्य देने का साहस दिखाया है? लेकिन कांग्रेस सरकार ने यह कर दिया है। मुझे किसान भाइयों व बहनों की मेहनत और खेती में जंगली जानवरों, बंदरों व मौसम की मार के दर्द के बारे में पता है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इन चुनौतियों के बीच हमारी किसानों की आय में बढ़ोतरी हो। यह तभी होगा जब उपज का सही मूल्य सीधा किसानों के खाते में जाएगा। पशुपालन और डेयरी में तो इससे भी बढ़कर व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। पूरे देश में दूध का सबसे अधिक खरीद मूल्य हमारे प्रदेश ने दिया है। मुझे कई लोगों ने सलाह दी कि जो मूल्य हम दे रहे हैं उससे बाजार भाव में विसंगति आ जाएगी, लेकिन मेरे मन में उन भाई बहनों के चेहरे थे
जो गाय भैंस पालकर कड़ी मेहनत कर दूध का उत्पादन करते हैं। 31 रुपए से 61 रुपए प्रति किलो गाय का दूध और 46 रुपए से 71 रुपए प्रति किलो भैंस के दूध को खरीदने का सपना भी आज से 3 साल पहले कोई नहीं ले सकता था, लेकिन अब यह पैसा मेरे पशुपालक भाइयों के खाते में जाता है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में दूध की खरीद 1 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़कर लगभग 3 लाख प्रति लीटर हो गई है। साथ ही प्रदेश का पहला 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन की प्रोसेसिंग करने वाला आधुनिक प्लांट इस साल कांगड़ा जिला के ढगवार में लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो जाएगा। कांगड़ा, उन्ना, चंबा, हमीरपुर के हजारों किसान भाई बहनों को इसका सीधा लाभ पहुंचेगा। मैं आने वाले 2 सालों में सोलन, उन्ना, सिरमौर, शिमला, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर में भी दूध की प्रोसेसिंग पर 150 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा करता हूं। इन सुविधाओं के आने से हम 5 लाख लीटर प्रतिदिन दूध की खरीद कर पाएंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। खेतीबाड़ी और पशुपालन के साथ साथ हमने अपने बागवानों, मछुआरों के कल्याण की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू कर मछुआरों को हर साल 3,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। कोल्ड स्टोरेज इकाइयां स्थापित करने के लिए सब्सिडी को 70% से बढ़ाकर 80% तथा नाव की खरीद पर 70% सब्सिडी का प्रावधान किया गया। आपको पता ही है, हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश की औसत प्रति व्यक्ति आय से बेहतर है। हमारे यहाँ ऐसे परिवारों की संख्या कम है जिनके सिर पर छत ना हो और जिन्हें 2 वक्त की रोटी करीब नसीब ना हो। फिर भी मैंने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण कर यह पाया है कि हमारे प्रदेश में भी कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्हें सरकार की ओर से अधिक सहायता मिलनी चाहिए। साथ ही मुझे इन गरीब परिवारों में ऐसे परिवार भी मिले जिनके नाम बीपीएल में कभी थे ही नहीं। गरीब परिवारों की सही पहचान हो, इस उद्देश्य से हमने पिछले 1 साल में 8 चरणों में सर्वे किया और प्रदेश के 19 लाख परिवारों में से 1,80,000 परिवार ऐसे मिले जिनके प्रति सरकार को और अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है। ऐसे परिवारों की चयन प्रक्रिया को हमने डीसी के माध्यम से करवाया तथा डीसी ने ही इन परिवारों की सूची को नोटिफाई किया है। इन परिवारों को हम 2 अक्टूबर से एक नई योजना अपना परिवार सुखी परिवार योजना लाने जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि अगले 2 साल में इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। मैंने प्रदेश के सभी डीसी को निर्देश दिए हैं कि अगले 2 महीने में वे अपना परिवार सुखी परिवार योजना के हर एक परिवार की आवश्यकता को समझे, ताकि यह पता चल सके कि किस परिवार को किस तरह की मदद की जरूरत है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फोकस हम इन परिवारों पर करेंगे। इस योजना से हमारा अधिक ध्यान महिलाओं और जनजी के सदस्यों के लिए रोजगार से जुड़ी शिक्षा और स्वरोजगार पर रहेगा। हम ये देख रहे हैं कि अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत आने वाले परिवारों के 31 मार्च 2026 तक के कृषि ऋण बकाया पर सरकार किस प्रकार की राहत दे सकती है। मेरा यह प्रण है कि मैं इन 1,80,000 परिवारों की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित रहूं। मैं एक बात यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि इनमें से आधे से अधिक परिवार पहले से ही बीपीएल सूची में है। कुछ ऐसे भी हैं जो बीपीएल की लिस्ट में नहीं है, लेकिन मैं यह स्पष्ट कर दूं कि बीपीएल परिवारों को मिल रही किसी तरह की सुविधा को हमारी सरकार कम नहीं करेगी। विपक्ष के कुछ नेता यह भ्रम फैला रहे हैं कि बीपीएल परिवारों की संख्या हमारी सरकार कम करने जा रही है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। बीपीएल लिस्ट जैसी है वैसी रहेगी और उन्हें जो लाभ मिल रहे हैं वो मिलते रहेंगे। किसानों के साथ साथ
बागबानों को समृद्ध बनाना भी हमारी सरकार का लक्ष्य है। हमारा राज्य देश की पहली बागवानी नीति लागू करने जा रहा है, जिससे लगभग 82,200 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। सेब के लिए यूनिवर्सल कार्टन को जरूरी बनाए जाने से हजारों बागबानों को बेहतर दाम मिलने शुरू हुए हैं, उनका शोषण बंद हुआ है। सेब उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए शिमला जिला में प्राला में और ढली मंडी धर्मशाला की पासू मंडी जैसी प्रमुख परिसरों का विकास किया जा रहा है। हमारी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, यह सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार इस क्षेत्र में व्यवस्था परिवर्तन कर रही है, जिसके कारण प्रदेश ने 100% साक्षरता हासिल की है। हमारे प्रयासों से हिमाचल प्रदेश आज गुणवत्ता शिक्षा के मामले में देश में 5वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि 2021 में भाजपा सरकार के कार्यकाल में राज्य 21वें स्थान पर था। हमने सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू की है, ताकि इनमें पढ़ने वाले बच्चे भी भविष्य की चुनौतियों का निपटने में के काबिल बन सके। हमीरपुर में प्रदेश का पहला साइंस कॉलेज खोला जा रहा है, जहां बच्चों को विज्ञान की गुणात्मक शिक्षा दी जाएगी। प्रदेश का कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न हो, इसके लिए हमारी सरकार ने डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना के अंतर्गत देश विदेश में उच्च शिक्षा के लिए सिर्फ 1% ब्याज दर पर 40 लाख रुपए ऋण का प्रावधान किया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पारिवारिक आय सीमा 4 लाख से बढ़ाकर 12 लाख तय की गई है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार सरकारी स्कूलों के बच्चे विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजे गए हैं। विद्यार्थियों के अलावा 200 शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट पर विदेश भेजा गया है, ताकि दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिस को हिमाचल में लागू किया जा सके। प्रदेश सरकार आने वाले समय में स्कूल और तकनीकी शिक्षा के मेधावी छात्रों के साथ साथ डॉक्टरों को भी एक्सपोजर विजिट पर भेजेगी। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के अंतर्गत विधवाओं और विकलांग माता पिता के 18 वर्ष तक की आयु के पात्र बच्चों को 1,000 रुपया हर महीने दिया जा रहा है। 28 से 27 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्रदेश और बाहरी राज्य के सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में IIT, NIT, IIM, एम्स तथा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे कार्यों में प्रवेश के बाद शिक्षा पर होने वाला खर्चा राज्य सरकार उठा रही है। शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 7,000 से अधिक पद भरे जाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा JBT के 1700 पद भरे जा रहे हैं। अब तक CBSE स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के लगभग 2,000 पदों को भरा गया है। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मरीजों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं देने और आधुनिक मशीनें उपलब्ध करवाने के लिए हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हमने आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाए हैं, जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सेवा लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है। हमारे प्रयासों से प्रदेश में पहली बार सभी मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की गई है। या चमियाड़ा हॉस्पिटल में या अब प्रदेश में आम आदमी भी इस आधुनिक तकनीक का लाभ उठा सकता है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में रोबोटिक सर्जरी का खर्चा 5 लाख रुपए से ज्यादा आता है, जो कि हम प्रदेश में 30 से 80 हजार में यहाँ सुविधा दे रहे हैं। IGMC शिमला राज्य का प्रीमियम स्वास्थ्य संस्थान है, इसलिए यहाँ मरीजों के लिए सुविधा बढ़ाई जा रही है। यहाँ पैट स्कैन की सुविधा शुरू हो गई है, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जांच के लिए मरीजों को बाहरी राज्यों में नहीं जाना पड़े। टांडा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में पैट स्कैन मशीन की खरीद के लिए टेंडर किए जा चुके हैं। शिमला के चमियाड़ा हॉस्पिटल में, IGMC हॉस्पिटल में, नेरचौक हॉस्पिटल में और टांडा मेडिकल कॉलेज में, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में MRI 3 टेस्ला की स्थापना की जा चुकी है। अब हम IGMC शिमला में
स्पेक्ट मशीन लगाने जा रहे हैं जिससे घातक बीमारियों का पता चल सके। आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज में 6 हाई एंड अल्ट्रासाउंड मशीनें लगाई जाएगी। चमियाना अस्पताल के साथ सभी मेडिकल कॉलेज में आधुनिक ऑटोमेटेड लैब स्थापित की जा रही है। आने वाले दिसंबर तक सभी जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं पहली स्टेज में जो सुविधा इन चमियाना में डायग्नोस्टिक सिस्टम में मिलती है उस सुविधा को हिमाचल प्रदेश की जनता को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। हमने 23 साल के बाद आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे रेडियोलॉजी, इमेजिंग और लैब टेक्नीशियन की सीटों को बढ़ाकर 18 से 50 किया है। मुझे आज इस अवसर पर आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हाल ही में रिलीज हुई भारत सरकार की नेशनल फैमिली और हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। हम इसमें और भी सुधार कर सकते हैं। इस कारण हमने इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना लागू करने का निर्णय लिया है ताकि हम माताओं, बहनों और बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवा सके। इसे लागू करने के लिए अब हम तैयार हैं और पायलट फेज से विभिन्न जिलों के 21 ब्लॉक में 2 अक्टूबर से इस योजना को शुरू कर दिया जाएगा। 6 माह के बाद इसकी समीक्षा कर पूरे प्रदेश में यह योजना लागू की जाएगी। इस योजना में मुख्य रूप से माताओं, बहनों तथा 6 माह से 3 साल तक के बच्चों के लिए चावल, दाल, तेल, बिस्किट, पंजीरी और मिल्क पाउडर देने की आज की व्यवस्था में सुधार करते हुए हम उन्हें और अधिक पौष्टिक और पैकेज्ड प्रीमिक्स सामग्री उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही हफ्ते में 3 बार दूध या अंडा उनकी रुचि के अनुसार 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील्स में भी और सुधार कर इसे पौष्टिक बनाया जाएगा। इस योजना में प्रोक्योरमेंट की सारी जिम्मेवारी जिला और आईसीडीएस ब्लॉक स्तर पर दे दी जाएगी ताकि पारदर्शी तरीके से लोकल लेवल पर साफ और फ्रेश खाद्य सामग्री बच्चों और माता बहनों को मिल सके। 3 से 6 साल तक के बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए हम शिक्षा विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के बीच सही तालमेल बिठाने का प्रयास करेंगे ताकि इन बच्चों की फाउंडेशनल लर्निंग को और अधिक प्रभावी किया जा सके। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे ब्रेन का 80% विकास जन्म के बाद 3 साल तक की उम्र तक हो जाता है। यानी कि हमारे ब्रेन का जो 80% विकास है वो 3 साल की उम्र तक होता है। हमारा आईक्यू, लर्निंग स्किल और समझ जैसी क्षमताओं पर इस बात का गहरा प्रभाव पड़ता है कि अर्ली चाइल्डहुड में हमारी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास किस प्रकार हुआ है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने छोटे बच्चों के पौष्टिक आहार और उनके बौद्धिक विकास का पूरा ध्यान रखें। अगर हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे और तभी हिमाचल का भविष्य उज्जवल होगा तथा हमारा प्रदेश एक आत्मनिर्भर तथा विकसित प्रदेश बन पाएगा। आधुनिक चिकित्सा मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर लगभग 3,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और तकनीशियनों की कमी दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया लगातार जारी है। हमारी सरकार ने पिछले 3.5 साल में 400 मेडिकल ऑफिसर्स के पद भरे हैं और 350 मेडिकल के पद भरने की प्रक्रिया जारी है। स्टाफ नर्सों के 468 पद भरे हैं, 200 अन्य पद जल्दी भरे जाएंगे। असिस्टेंट स्टाफ नर्सिस के 748 पदों को भरा गया है तथा 530 पद और भरे जा रहे हैं। पैरामेडिकल के स्टाफ के 326 पद भरे जा रहे हैं और 407 पद भरने की प्रक्रिया चल रही है। सरकार ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के 176 पद भी भर रही है। इसके अलावा रोगी मित्रों के 500 पद भी भरे जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध हो रहे। इस सोच के साथ 330 पीजी सीटें बढ़ाने का फैसला किया है।
हमने पीजी कर रहे पहले वर्ष के विद्यार्थियों को स्टाइफंड 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपया, दूसरे वर्ष के विद्यार्थियों को 45,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपया और तीसरे वर्ष के विद्यार्थियों को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 65,000 रुपया किया है। हमारी सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट और जॉब ट्रेनिंग मेडिकल ऑफिसर का मासिक वेतन 78% बढ़ाकर 60,000 रुपए किया कर दिया। यह वेतन पहले 33,600 रुपया था। 100 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में नियुक्त करने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा हमारी सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए एनपीए बहाल कर दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हजारों कर्मचारी बहुत मेहनत से कार्य कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से उनके मानदेय और वेतन में बढ़ोतरी की गई है। एनएचएम हिमाचल के अंतर्गत लगभग 9,000 आशा कार्यकर्ता तथा प्रदेश सरकार ने अपने बजट में दे मासिक प्रोत्साहन राशि को 5,800 रुपए से बढ़ाकर 6,800 रुपए करने का आश्वासन दिया था। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सभी आशा बहनों के लिए इस घोषणा को लागू करता हूं। मैं एनएचएम हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के वेतन में युक्तिकरण के बाद 7 वर्ष तक पूरे कर चुके कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2026 से संशोधित वेतन देने की घोषणा करता हूं। अपने बजट आश्वासन के अनुरूप मैं एनएचएम हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत स्टाफ नर्स, पैरा फार्मासिस्ट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन को 25,000 रुपए और डाटा एंट्री ऑपरेटर को 18,000 रुपए का संशोधित वेतनमान देने की घोषणा करता हूं। संशोधित वेतनमान 1 सितंबर 2026 से लागू हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल्स में मरीजों को क्वालिटी मेडिसिन मिले। इसके लिए सीधे बड़ी कंपनियों से दवाइयां खरीदने की दिशा में हमने कदम बढ़ाए हैं। प्रदेश के गरीब परिवारों को बेहतरीन उपचार सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से हमारी सरकार नई स्वास्थ्य बीमा नीति ला रही है। इस नीति के अंतर्गत गरीब परिवारों को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा और यह सुविधा बहुत ही कम प्रीमियम पर उपलब्ध होगी। हमारा प्रदेश का वातावरण बेहद समृद्ध और अनमोल है। कुदरत ने हमें सुंदर पहाड़, घने जंगल और निर्मल नदियां दी है। हमारा दायित्व है कि इस प्राकृतिक संपदा को केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखे। नए जंगल तैयार करना, मौजूदा वनों को बचाना और पर्यावरण संतुलन बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसलिए हमने मिशन 32% की शुरुआत कर वर्ष 2030 तक राज्य के फॉरेस्ट कवर को 29.5% से 32% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। जंगल लगाने और जंगल बचाने में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हमने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पौधे लगाने और देखभाल करने वाले महिला मंडल और युवक मंडलों को 1,20,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की आर्थिक सहायता दी जा रही है। पौधों के सर्वाइवल रेट के हिसाब से उन्हें इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। मेरी आप सभी से अपील है कि पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम में आप सब बढ़कर भाग लें। प्रदेश में पहली बार तहसील और उप तहसील स्तर पर विशेष राजस्व लोक अदालतों का आयोजन कर लोगों के कई सालों से लंबित मामलों का निपटारा किया है। अब तक इंतकाल के 5,44,000, तकसीम के 36,870, निशानदेही के 63,000 और दुरुस्ती के 19,890 मामलों का समाधान किया जा चुका है। इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के बार चक्कर काटने से राहत मिली है और सरकारी अधिकारी और कर्मचारी खुद चलकर आम आदमी के पास पहुंच रहे हैं। हमारी सरकार गांव की समस्याओं को करीब से समझने और उनका समाधान करने के लिए गांव तक पहुंच रही है। मैंने खुद बड़ा बंगाल का दौरा किया और रात में रुका भी। आज तक कोई भी मुख्यमंत्री वहां रात को नहीं रुका था, लेकिन मैंने वहां रुककर
आम लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को समझा, उनकी जरूरतों को जाना। मैंने प्रदेश के दूसरे दुर्गम इलाके जैसे डोडरा कबार, कुपवी, बागासरा और सरची जैसे क्षेत्रों में रात्रि प्रवास किया। मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी भी सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। लोगों से मिल रहे सुझावों को हमारी सरकार अपनी नीतियां और योजनाओं का आधार बना रही है। हमारी कोशिश है सरकार केवल बंद कमरों से नहीं बल्कि धरातल तक पहुंचकर लोगों की जरूरतों के लिए काम करे। हमने 2,67,000 महिलाओं को, जिनकी मासिक पेंशन 1,100 रुपए हुआ करती थी और 1,050 रुपए हुआ करती थी, अब हर महीने 1,500 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। 100% दिव्यांग वाले व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1,700 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह किया गया है, जिससे 7,000 लोगों को लाभ मिल रहा है। प्रदेश की बागडोर संभालते ही समाज के सबसे संवेदनशील और वंचित वर्गों, विशेषकर बेसहारा बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना आरंभ की गई है, ताकि वे सुरक्षित और सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। इसलिए देश का पहला कानून हमारी सरकार ने बनाया है। इस कानून के तहत 27 वर्ष तक के 6,000 बेसहारा बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। इन बच्चों की शिक्षा और देखभाल का पूरा खर्चा प्रदेश सरकार उठा रही है। अपनी स्टार्टअप शुरू करने के लिए उन्हें 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। कांगड़ा जिला के लुथान में 92 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से 400 आश्रितों के लिए मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सुख आश्रय परिसर का निर्माण किया जा रहा है। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को देश के विभिन्न स्थानों पर एक्सपोजर विजिट पर भी भेजा जा रहा है, ताकि उन्हें उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। पर्यटन हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए प्रदेश की आमदनी बढ़ाने और लोगों को रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। कांगड़ा जिला को हिमाचल की पर्यटन राजधानी के रूप में का कार्य शुरू किया जा चुका है। इसके लिए प्रभावित लोगों को 2400 करोड़ रुपए का उचित मुआवजा दिया जा चुका है। देरा मंडल के बनखंडी में 619 करोड़ रुपए से जूलॉजिकल पार्क स्थापित किया जा रहा है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंडी जिले में माता बगलामुखी रोपवे लोगों को समर्पित किया गया है, जबकि चिंतपूर्णी मंदिर और बाबा बालकनाथ मंदिर के लिए रोपवे का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है। मंडी में शिवधाम का काम भी शुरू हो चुका है। ज्वालामुखी और चिंतपूर्णी को सुंदर बनाने के लिए भी हमारी सरकार ने उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए 35 करोड़ रुपया और 30 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया है। राज्य सरकार अपने संसाधनों से सोलन जिला के नालागढ़ में 350 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित कर रही है। इसके लिए केंद्र से मिले 30 करोड़ रुपए हमने वापस कर दिए हैं। अगर केंद्र सरकार की राशि नहीं लुटाई जाती तो उद्योगपतियों को अनिवार्य प्रोत्साहन देने पड़ते, जिससे राज्य के खजानों पर बहुत अधिक बोझ पड़ता। हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। जलबुद्धि क्षेत्र में छोटी परियोजनाओं को विकसित करने, सौर ऊर्जा परियोजनाओं और गैर ऊर्जा परियोजनाओं परंपरागत ऊर्जा आधारित निवेश को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण रिकॉर्ड अवधि में पूरा किया। पेखूवाला, भंजाल और अगलोर सौर ऊर्जा परियोजनाएं इसका उदाहरण है। राज्य सरकार ने ग्रीन पंचायत कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे सभी पंचायतों में 500 किलोवाट की ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजना लगाई जा रही है। इन परियोजनाओं से होने वाली आय का 25% हिस्सा संबंधित ग्राम पंचायत के अनाथ बच्चों और विधवाओं के कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा। अब तक 5 पंचायतों में ये प्रोजेक्ट लग चुके हैं, 10 पर काम जारी है। आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि प्रदेश की 100 पंचायतें ग्रीन पंचायतें बने। हम लगातार यह भी कह रहे हैं, हम लगातार यह कह भी रहे हैं और करके दिखा भी रहे हैं
हिमाचल प्रदेश देश की पहली ग्रीन स्टेट बने। हम लगभग अपने लक्ष्य पर पहुंच चुके हैं। हमारी अधिकांश ऊर्जा खपत रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा पूरी की जा रही है। राज्य सरकार हर नागरिक को साफ पानी उपलब्ध करवाने के लिए काम कर रही है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में साफ पानी की सुविधा सुनिश्चित कराने के लिए 2000 करोड़ रुपए की एक योजना पर काम कर रही है। साथ ही मौजूदा जल बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, उसका पुनर्निर्माण करने और भूजल को रिचार्ज करने के लिए अनेक योजनाएं लागू की जा रही है। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के अंतर्गत भी हम हिमाचल वासियों नौजवानों को सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके लिए उनके द्वारा लिए जाने ऋण पर इंटरेस्ट सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि एचआरटीसी की डीजल बसों को हम चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिकल बसों में बदल रहे हैं और 297 नई इलेक्ट्रिकल बसें ले ली गई है। सरकार का यह प्रयास है कि एचआरटीसी की 30 से 50% बसें डीजल की जगह इलेक्ट्रिकल बसें हों, ताकि प्रदूषण की कमी हो और हमारे डीजल की खपत भी कम हो। हमने अपने युवा भाई बहनों के लिए राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल बसों पर 50% और डीजल बसों पर 30% की सब्सिडी दे रही है। हमारा यह प्रयास है कि इसमें से एक निश्चित आय हमारे युवाओं को प्राप्त हो। प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए भी प्रतिबद्ध है और उन्हें मिलने वाली अनुग्रह राशि में बड़े पैमाने पर वृद्धि की गई है। खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए हमने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि में वृद्धि की है। आज मैं युवा पीढ़ी खासकर जन जी से विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि पारदर्शी और मेरिट बेस रोजगार प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकारी क्षेत्र में हजारों युवाओं को रोजगार प्रदान किया है। कांग्रेस सरकार में एक भी भर्ती का पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि पिछली भाजपा सरकार में पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ है और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों पर बड़े स्तर पर धांधली हुई, पेपर तक बेचे गए। जो लोग इसमें सम्मिलित थे, हमने सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया और आज तक जो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे थे, पेपर बेचे जा रहे थे, उनको जेल की सलाखों तक, आज तक वो जेल की सलाखों के पीछे है। हमारी सरकार ने युवाओं को साथ धोखा करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। बल मित्रों के 2000 पद भरे गए हैं और इनका मानदेय पिछले एक साल से 10,000 रुपया था। मैं इसे बढ़ाकर 12,000 रुपया करने की घोषणा करता हूं। सभी पंचायतों की ग्राम पंचायतों में मल्टी टास्क वर्कर के 400 पद, शिक्षा विभाग में जूनियर असिस्टेंट लाइब्रेरी के 200 पद और जिला परिषद के अधीन ग्राम पंचायतों के 280 जॉब ट्रेनी टेक्निकल असिस्टेंट के पद भरे जाएंगे। इसके अलावा राज्य के 1975 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में एक चौकीदार तथा एक मल्टी टास्क वर्कर के 4000 पद भरे जाएंगे। पुलिस विभाग में हमारी सरकार ने 1088 कांस्टेबलों की भर्ती की थी। अब कांस्टेबलों के 734 और पदों पर भर्ती होगी, जिसके लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की एक मुश्त छूट प्रदान कर की है तथा होमगार्ड के जो लोग थे उनको भी उनकी उम्र में भी अधिकतम आयु सीमा में को 28 वर्ष से बढ़ाकर 33 वर्ष कर दिया गया है। प्रदेश के विकास में सरकारी कर्मचारी और पेंशनों का बहुमूल्य योगदान है और हमारी सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमने एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस दी और उनके अन्य लाभ भी दिए। हमारी सरकार मल्टीटास्क वर्कर और आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्या के प्रति संवेदनशील है। हम सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और इन्हें लाभ देने के लिए एक नीति लाने पर विचार किया जा रहा है। हम समझते हैं कि युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ चिट्टे से बचाना भी बेहद जरूरी होगा। लोगों के सहयोग से हमारी सरकार ने चिट्टा मुक्त अभियान शुरू किया है तथा इसका दूसरा चरण 7 सितंबर 2026 को ऊना से शुरू किया जाएगा।
जल्दी खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके माध्यम से युवाओं को खेलो और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। हमने चिट्टा माफिया की पंचायत तक मैपिंग की है तथा माफिया के खिलाफ सख्ती करते हुए पिट एनडीपीएस लागू किया है, जिसे पिछली भाजपा सरकार ने लागू नहीं कर पाई। इस कानून के तहत हमने 205 ड्रग माफियाओं को हिरासत में लिया है। 400 मामलों में नशा माफिया की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अब तक नशे की काली कमाई से अर्जित की गई 20 संपत्तियों को ध्वस्त किया गया है। हमारा संदेश साफ है, नशा माफियों की कमर तोड़कर ही दम लेंगे। मैं इसके लिए पुलिस विभाग, पुलिस के डीजीपी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जो नशे के खिलाफ आपने अभियान चलाया है। प्रदेश के चहुमुखी विकास में कर्मचारियों का विशेष योगदान रहता है। इसी तरह सेवानिवृत्त कर्मचारियों, अधिकारियों ने भी प्रदेश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। इसलिए हमारी सरकार हमेशा कर्मचारी एवं पेंशनरों की हितैषी है। जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो पिछली सरकार ने वेतन व पेंशन एरिया के 10,000 करोड़ से अधिक देनदारियां छोड़ी थी, परंतु प्रदेश की कठिन आर्थिक स्थिति के बावजूद हमारी सरकार ने अब तक कम 2500 करोड़ से अधिक वेतन व पेंशन आदि एरियर का भुगतान प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को किया है। प्रदेश की वर्तमान प्रतिकूल आर्थिक स्थिति के बावजूद मैं यहाँ घोषणा करता हूँ कि क्लास 4 कर्मचारियों को उनके वेतन एरियर का अतिरिक्त 20,000 रुपए का भुगतान इसी माह किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ भी घोषणा करता हूँ कि वर्ष 2016 से दिसंबर 2021 के दौरान सेवानिवृत्त क्लास 3 पेंशनर व पारिवारिक पेंशनरों को उनके पेंशन और पारिवारिक पेंशन एरियर का अतिरिक्त भुगतान 35% की दर से किया इसी माह कर दिया जाएगा। क्लास 1 व क्लास 2 पेंशनों व पारिवारिक पेंशनों को उनके पेंशन और पारिवारिक पेंशन का 15% एरियर का भुगतान इसी महीने कर दिया जाएगा। मैं जल शक्ति विभाग में 400 पद भरने की भी घोषणा करता हूं। मैं जो भी डॉक्टर्स, चाहे वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज में लगे हैं, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन में लगे हैं, सभी डॉक्टरों की जो रिटायरमेंट है वो अगले आज के दिन से 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी जाती है। यानी कि जो डॉक्टर अगस्त में रिटायर होना है उसकी उम्र को भी उसको भी हम रिटायरमेंट जो करेंगे वो 31 मार्च 2027 तक हम रिटायर करेंगे। मैं उन सभी सरकारी स्कूल के बच्चों को, क्योंकि उन्होंने 15 अगस्त के प्रोग्राम में भाग लेना है और 15 अगस्त की छुट्टी हमने बंद कर दी है, मैं 17 अगस्त को उस छुट्टी की घोषणा इस मंच के माध्यम से पूरे प्रदेश में सरकारी स्कूलों में करने की घोषणा करता हूं। इसके अलावा अगले वर्ष हमारी सरकार जहां संभव होगा वहां 100 सीबीएसई स्कूल खोलने की भी मैं घोषणा करता हूं। आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।